वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। अभी लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीडियो में हमने 5 प्रिंसिपल किए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले किया था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड प्रिंसिपल था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आपका डिसिप्लिन था। फोर्थ था आपका यूनिटी ऑफ कमांड, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है subordination of individual interest to general. According to this principle, the interest of organization must be supersede. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। देखो, जैसे अभी आप ट्यूशन पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो अभी आपका कॉमन जो जनरल इंटरेस्ट क्या है कि इस चैप्टर को अच्छे से सुनना, समझना। और पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि मम्मी ने आवाज लगा ली, ठीक है, ब्रदर सिस्टर की कोई एक्टिविटी देख के उसकी तरफ ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, ये पर्सनल है। तो वही चीज है कि उस पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में ना रख के हमने जनरल इंटरेस्ट की तरफ फोकस करना है। ऐसे ही एम्प्लॉइज का होता है। इन्हें कहा कि अगर आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉय जितने भी लगे हुए हैं उनका सब सुबॉर्डिनेट्स का जनरल इंटरेस्ट हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो सुपरशेड ना करें, जनरल इंटरेस्ट को सुपरशेड करें। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉय वर्किंग आर फॉर सम ऑब्जेक्टिव, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम करते हैं। देर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर द सेम डायरेक्शन, मतलब जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी उसी डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, देन देर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट डायरेक्शन, कंट्रोवर्सी हो जाती है। सपोज करो आप लोग अपने कामों में लगे हुए हो घर के, और मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, क्या काम पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगर वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लगे रहे और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अलग है तो काम कर ही नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। यानी इफ इट इज पॉसिबल देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर प्राइसेस एंड क्वालिटी विद ऑफ ऑल सप्लायर्स। सपोज करो वैभव, सपोज करो वैभव इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लग गया शायद। सपोज करो वैभव, अगर तुम्हें मैंने कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर बनाया हुआ, परचेज मैनेजर बनाया हुआ है, आप परचेज करते हो, ठीक है, आप परचेज करते हो, तो परचेज मैनेजर बनाया हुआ। तो आप जब ऑर्डर लोगे, एक एक आपकी आपकी क्लासमेट खुशी है, खुशी भी गुड्स भेजती है, तो आप खुशी की गुड्स को भी उसी तरीके से चेक करोगे जैसे दूसरे की। ऐसा नहीं है कि अपने जानकार के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखते हुए आप उससे ले लोगे गुड्स महंगे रेट पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तो फिर नुकसान होगा ना उसका। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और कॉन्सिक्वेंसी, अगर ये चीज नहीं होती तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होंगे, और इम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग रन में सफर करेंगे, उनको एक टाइम ऐसा आ जाएगा नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट है रेमुनरेशन, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट आपका है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेटली, मतलब सफिशिएंट रेमुनरेशन, रीजनेबल रेमुनरेशन मिलना चाहिए उनको, जितना कि वो सेक्रीफाइस करते हैं, जितना कि वो काम करते हैं, उसके लिए उनको एक प्रॉपर मात्रा में रेमुनरेशन मिलना चाहिए। मतलब वो ये ना कहे कि हमें कम सैलरी मिल रही है, और ऐसा ना हो कि कोई आपका रिश्तेदार लग रहा है उसको ज्यादा सैलरी दे रहे हो अब कम काम की। एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए उस रेमुनरेशन में, इतनी वेजेस सैलरी मिले कि एम्प्लॉय का रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और साथ साथ वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में भी हो। फेयर वेज वेज बोलते हैं उसको। इसी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे कि एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे उससे, डिवोशन करेंगे वो पूरी की पूरी कंपनी के लिए, काम कमिटमेंट पूरी करेंगे एम्प्लॉय। और अगर हम फेयर रेमुनरेशन नहीं देते तो उसके नुकसान क्या क्या होंगे? वर्कर की टर्नओवर इंक्रीज होगी। टर्नओवर क्या, छोड़ छोड़ के जाएंगे, नए वर्कर आ जाएंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। इससे क्या होगा? नुकसान ही होगा, हमें तो सिखाना पड़ेगा नए वर्कर्स को बार बार। डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन एम्प्लॉय के बीच होगा, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, ये इसकी कंसिक्वेंसेस है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। देखो, आपके यहाँ ग्रैंडफादर है कुछ ग्रैंडफादर आपके यहाँ? उनके यस सर। पापा और कितने ब्रदर हैं? सर दो। दो है ना, ये दो ब्रदर हैं पापा और, आगे उनकी फैमिली है। अगर तो सारे के सारे डिसीजन ग्रैंडफादर ही लेते हैं, इवन देन अगर सिर के दर्द की गोली भी लेनी है ना, हेडेक की, तब भी ग्रैंडफादर की परमिशन के बगैर नहीं ली जाएगी। तब तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी ऐसे ही बिजनेस में अगर जो डिसीजन जो है एक मेन हायर अथॉरिटी ही ले रही है, हायर अथॉरिटी ही लेती है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। ऐसे सिस्टम में दिक्कत हो जाती है, बाई चांस ग्रैंडफादर सो रहे हैं और दोपहर में कोई सेल का सामान बेचने आ गया, जैसे आते हैं गलियों में, इतना उनके उठने की बाट देखेंगे, इतना तो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। ऐसे ही बिजनेस में कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सपोज करो, उसके डिसीजन की वेट करेंगे और कहीं से हमें सस्ता सामान मिल रहा हुआ, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो सेंट्रलाइज सिस्टम के ये नुकसान है। और फायदे क्या है कि एक ही हाथ में सारी कमांड रहेगी, उसको पता है किसको क्या देना है, क्या करना है। ये फायदे भी हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का क्या है? जैसे आपके ग्रैंडफादर ने बोल दिया कि भाई ए पर्सन अपना काम, खर्चा अपना काम खुद करेगा, मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और बी खुद करेगा, यानी अपना अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इसने कहा कि फ्योल ने कहा है कि कंपनी में सेंट्रलाइज सिस्टम भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। सेंट्रलाइज तो उस पे होना चाहिए कि जो मेन मेन, जो टॉप लेवल के डिसीजन है वो कुछ ही हाथों में होने चाहिए, सेंट्रलाइज होने चाहिए। और जो छोटे छोटे डिसीजन है वो डिसेंट्रलाइज कर दो, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर लें। तो इसने कहा प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर बैलेंस में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होने चाहिए। समझ गए? अब घर में भी आप कर सकते हो, भाई बाबा जी को कह दो, कह भी ना दियो कभी मेरे सिर करा दे, कि भाई मेन मेन डिसीजन तो आप लिया करो, छोटे मोटे डिसीजन मम्मी पापा को लेने दिया करो। ठीक है? तो इस तरीके से घर में भी हम लोग कई बार कह सकते हैं, इसका मतलब हम डिसेंट्रलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। खुशी तो आज बोलेगी भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। चलो, अब इसमें सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, देखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। समझ गए मीनिंग इसका? अब
और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल, हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के पावर दे दिए उन्होंने उनको। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, कंपनी मस्ट नॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, कि ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, फ्यूल कहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का। अब समझ आ गए? तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल इसके, देखो सेंट्रलाइजेशन, इसके इसका बेनिफिट क्या है प्रिंसिपल्स का, कि एक कंपनी में दोनों का बेनिफिट उठेगा, सेंट्रलाइजेशन का भी और डिसेंट्रलाइजेशन का भी। और डिसीजन ऑपरेशन लेवल पे भी ले सकते हैं और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रह सकता है टॉप लेवल पे। और अगर ये नहीं करते हमें दिक्कत क्या आती है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया तो डिले होगा डिसीजन में, ऊपर से परमिशन आएगी तब काम होगा, इतने सा इतना तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। और कई बार ऊपर बंदा ऐसा बैठ जाता है, वो फेवरिज्म करने लग जाता है एक ही पर्सन की। कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठ गया, उसने अपने किसी ब्रदर इन लॉ को नौकरी पे रख लिया, तो वो उसी की फेवरिज्म करता रहेगा, तो ये इसके नुकसान है। ठीक है। नाइन्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होती है बेटे, कि स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल, के हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल पे चेन बनना। कि जैसे ए ग्रेड का एम्प्लॉई है, उसके नीचे बी का है, फिर सी का है, डी का है, ई का है, एफ का है, ऐसे इसके नीचे ये एम्प्लॉई है। तो इसने कहा कि एफ को अगर कोई परमिशन लेनी होगी तो वो ई से लेगा, ई डी से लेगा, डी ई से। अगर कोई इंफॉर्मेशन भी देनी होगी तो ये जरिए होगा, ये नहीं है कि डायरेक्ट एफ ए को जाके इंफॉर्मेशन दे देगा। चैन नहीं तोड़ सकते वो। इफ द चैन इज ब्रोकन, देन देर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है इससे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए लॉन्ग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक गैंग प्लान होता है कि बाई चांस इमरजेंसी में हो तो वो अपना वो चैन तोड़ भी सकते हैं। सपोज करो कंपनी में आग लग गई, ये कहेगा इसको बताऊं, इसके इसके इसको बताऊं, ये कहेगा इसको बताऊं, इतनी देर में तो कंपनी स्वाहा हो जाएगी। तो वो तो डायरेक्ट इसको बता देगा जाके। तो इसको गैंग प्लांक बोलते हैं, ये जब जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ भी कर सकते हैं या ऊपर भी कर सकते हैं, अर्जेंट इंफॉर्मेशन देनी होगा कोई। If E want to pass some urgent information to O, that instead of following the long route, मतलब ये रूट यहाँ से यहाँ तक का रूट फॉलो करने की बजाय वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसके, इस प्रिंसिपल के, कि ये प्रिंसिपल जो है हमारा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक ढंग से होती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता कोई। लेकिन अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होती है, कि कम्युनिकेशन गैप होगा, कोई क्लैरिटी नहीं होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ आदेश देने से नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि गुड्स का और मैन मैन मटेरियल का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। देयर शुड बी अ फिक्स्ड प्लेस फॉर मैन एंड मटेरियल, एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑन देयर प्लेस। फ्योल ने क्या इंसिस्ट किया है अपने इस प्रिंसिपल के जरिए, फ्योल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। सीट भी फिक्स होनी चाहिए, कैबिन भी फिक्स होना चाहिए। इफ अ वर्कर, देखो अगर किसी वर्कर को टूल की जरूरत है, टूल बुक्स की, और वो टूल टूल रूम में जाता है,
और वहां नहीं मिलता, वो सारे में ढूंढता रहेगा उसको, तो टाइम खराब होगा ना। उसके बाद अगर किसी को नीड की, उसकी सुपरवाइजर की गाइडेंस की जरूरत है, और सुपरवाइजर अपने कैबिन में नहीं मिलता, फिक्स्ड कैबिन नहीं है उसका, तो वो तो पहले पूरी 2 एकड़ की कंपनी में पहले सुपरवाइजर को ही ढूंढेगा। If no fixed place is given, the worker will waste his time and energy in search of tool or supervisor. समझ आ गया बेटे? पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कि हमारे मैन मटेरियल का टाइम बचेगा, वेस्टेज नहीं होगी, स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में। और कॉन्सिक्वेंसी, दिक्कत क्या है इसकी, कि वेस्ट, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते, टाइम की वेस्टेज होगी, और लोग आपस में कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे टाइमली, राइट टाइम पे। शाम को कहेंगे यार तुम्हारी जरूरत थी, तुम मिले नहीं, प्रोडक्शन रुक गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? बराबर। इक्विटी रेफर टू काइंड, फेयर एंड जस्ट जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ टू एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय को बिल्कुल एक जैसा ट्रीट करना, चाहे कोई किसी कलर का है, चाहे कोई किसी कास्ट का है, चाहे कोई मेल है या फीमेल है। इक्वल सैलरी होनी चाहिए उनकी, चाहे वो पीएन है, सुपरवाइजर है। ये तो है नहीं कि सुपरवाइजर और पीएन की सेम सेम सैलरी हो जाएगी, यानी कि उनके अकॉर्डिंगली, जितने सुपरवाइजर है उनकी सेम होनी चाहिए, जितने पीएन्स है उनकी सेम होनी चाहिए, अपने रूल के मुताबिक। तो चाहे कोई किसी रिलीजन का है, सेक्स, ये अपना लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, कोई भी नेशनैलिटी का है, सेम स्केल होना चाहिए। इसके बेनिफिट क्या है? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे एम्प्लॉय, मोरल उनका बूस्ट रहेगा। और इसके नुकसान क्या है? डिससेटिस्फाइड, अगर ये रूल फॉलो नहीं करते, ये प्रिंसिपल, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेंगे। टर्नओवर का मतलब कस्टमर, वो एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाएंगे और नए आएंगे। अनहेल्थी रिलेशन होगी, क्योंकि जिसकी सपोज करो 2 पीएन है, एक की 10,000 सैलरी है, एक की 8,000 है, तो 8,000 वाला परेशान ही रहेगा, काम तो मैं भी यही कर रहा है यार, इसको 10 मिल रहे हैं, मुझे 8 मिल रहे हैं, मैं दूर से भी आता हूँ। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, 12th। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, इसका मतलब क्या है, कि जो वर्कर लगते हैं ना, वो कुछ टाइम तक टिके रहने चाहिए हमारे पास, क्योंकि पुराना छोड़ के नया छोड़ के जाएगा, एकदम छोड़ के जाएगा, नया आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगी। इट रेफर टू द फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी, कि एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए उनको। क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब रहेगी ना उनको, तो वो कभी भी छोड़ छोड़ के जाएंगे, और उसके इससे हमारा नुकसान क्या हो जाएगा, कि हमारी कंपनी में नए बंदे आते रहेंगे, हम उनको सिखाएंगे, फिर वो 2-3 महीने बाद छोड़ के चले जाएंगे, नए को फिर सिखाना पड़ जाएगा। और जो ये अवॉइडेबल है हमारे लिए, अनअवॉइडेबल, सॉरी। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, अगर ये स्टेबिलिटी का मतलब लंबे टाइम तक एम्प्लॉय हमारे पास रहते हैं, एक तो एफिशिएंसी लेवल एम्प्लॉय का इंक्रीज होगा, टाइम की वेस्टेज कम होगी। अगर ये रूल फॉलो नहीं करते, ये प्रिंसिपल, तो क्या होगा, वेस्टेज होंगे रिसोर्सेज, और डिससेटिस्फेक्शन होगी एम्प्लॉय के बीच। सेकंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि किसी काम, मतलब एम्प्लॉयज को इनिशिएट करना, कि सुजेशन दे, सेल्फ मोटिवेट करना, कि कोई भी डिसीजन कंपनी में लिया जा रहा है,
कि एम्प्लॉय खुद उसमें सजेशन दे अपनी बढ़ चढ़ के आगे आके, तब वो काम सक्सेसफुल होगा। इन्हें कहा अगर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज को ऐसे मोटिवेट रखते हो कि वो इनिशिएटिव लेते हो हर एक काम में, इनिशिएटिव रेफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम। Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. सो मैनेजर मस्ट वेलकम, मतलब मैनेजर को ऐसे नहीं कि अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो, आपने मुझे सजेशन दी, मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। उनकी सजेशन का वेलकम करे, उनको सुने, उनके आइडियाज को, और अगर उनको ठीक लगे फिर को फ्रेम भी करे प्लान में। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे कि वर्कर के अंदर बिलोंगिंगनेस आएगी। अब आप ही देख लो ना, अगर आप अपने फ्रेंड को कोई राय देते हो और वो बात मान लेता है, तो आप उसके काम में ना बढ़ चढ़ के साथ लगते हो कि भाई मैंने बताया हुआ है ये। उसके बाद है इम्प्लॉइज अचीव द टारगेट, भी अचीव कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने ही दी थी ये राय, हमारे हिसाब से चल रहा है सारा काम। अगर ये चीज नहीं फॉलो करते ये प्रिंसिपल, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? एम्प्लॉय विल नॉट वर्क, बेस्ट एबिलिटी से वर्क नहीं करेंगे वो अपनी। उनको पता काम थोप दिया है, हमारी सुनी नहीं है, चलो करना तो है ही है। डीमोटिवेट होके काम करेंगे एम्प्लॉय। लास्ट प्रिंसिपल है स्प्रिट डी क्रो कोप, यानी मैनेजमेंट मस्ट इनकर्ज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी। मतलब क्या है कि मैनेजर को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने काम किया है, ये बोलना चाहिए कि मेरी टीम ने काम किया है। आई की जगह वी यूज करना चाहिए। इससे जो सारे मेंबर्स के बीच बिलोंगिंगनेस आएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोडक्शन मैनेजर असाइंड अ टारगेट ऑफ 100 यूनिट, अगर प्रोडक्शन मैनेजर को टारगेट दिया है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मुझे 100 यूनिट का बनाने का टारगेट दिया हुआ था, हम 10 ग्रुप मेंबर थे, ठीक है, और सब में बांट दिया था काम, ठीक है। तो टारगेट जो है पूरे ग्रुप ने 100 के 100 पूरा, दो वर्कर जो है बीच में बीमार पड़ गए, तो उनका जो 20 यूनिट का काम है वो भी आपस में कर लेना है हमें मिलके, टीम स्पिरिट, टीम की भावना होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि टीम की भावना होगी अंदर, टीम स्पिरिट होगी, और ग्रुप गोल्स अचीव करेंगे। और अगर ये फॉलो नहीं करते प्रिंसिपल, दिक्कत क्या आ सकती है? टीम कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि दो बीमार हो गए ना, तो वो 80 यूनिट का ही प्रोडक्शन होगा, 20 यूनिट का करेगा ही नहीं कोई, क्योंकि टीम स्पिरिट तो है नहीं उनमें। अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी तो आपस में स्ट्रेस रहेगा। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गए दोनों वीडियोस में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।